हाँ, हेलो। आज जो हम करा रहे हैं एस एस सी जी एल का लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को कराना स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है ना। तो आज हम एस एस सी जी एल के 2019 के पेपर हुए थे। 2019 के पेपर में हमने एक पेपर उठाया है जो कि 3 मार्च के लिए आया था, ठीक है ना। 3 मार्च 2020 के लिए पेपर आया था। क्या आज भी 3 मार्च ही, ठीक है। मतलब कितनी सौभाग्य की बात है, 3 मार्च को 3 मार्च का पेपर करा रहे हैं, ठीक है ना। आज भी 3 मार्च है और ये 3 है 2020 में आया था और आज 2022 चल रही है, 2 साल बाद करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के दिन पेपर आया था ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जिसको जीएस बोलते हैं, जीए बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। तो इस पेपर को करा रहे हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें देखो लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन लिए हमने, तो इन 25 क्वेश्चनों को देखना है तुम्हें आराम से, ठीक है ना। तो आप जब 10 से 20 से 30 सेट कर लोगे तो आप देखोगे ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो जो बार बार रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको पकड़ लेना है, ठीक है ना। इसका मतलब है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उन क्वेश्चन को भी तैयार कर लोगे तो आपका अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो इस पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये आया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है वो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है ना। मतलब पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। तो देखो जो साइंस ये क्वेश्चन बताएं तो साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं हाथ के हाथ ये भी बताते चलूंगा ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस में तुम्हारा ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मान सकते हो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं तो उनका क्या है, सभी का वैज्ञानिक अध्ययन तुम्हें याद करना पड़ता है। जैसे देखो मान लो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हारे जो कीट पतंग होती है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी। मधुमक्खियों के पालन का जो मधुमक्खी पालन होता है ना, तो मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसके वैज्ञानिक अध्ययनों का बोलते हैं। तो एपीकल्चर जो होता है, ठीक है ना। शिलालेख होते हैं ना, शिलालेख। शिलालेख के वैज्ञानिक अध्ययनों को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो एपिग्राफी कहते हैं। तो लगभग लगभग आपको क्या करना है, देखो काफी चीजें होती हैं, तो वैज्ञानिक जितने भी अध्ययन है उन अध्ययनों को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ोगे, तो देखो कोई बात नहीं, सबके पास मोबाइल है, गूगल करना और उसमें लिखना वैज्ञानिक अध्ययन लिख लेना। तो वैज्ञानिक अध्ययन करोगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत पीडीएफ में मिल जाएंगी, तुम्हें कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो उनको तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि हर एग्जाम में वैज्ञानिक अध्ययन जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखो हम तो प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, इसका होमवर्क तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन को यहाँ क्या कहते हैं, आप समझिएगा होगी इतनी देर में। तो इसको कहते हैं साइनोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइनोलॉजी, ठीक है। साइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देखो एक आता है जो लाल कर्मियों में, ठीक है ना। जो लाल कर्मी में, ये यहाँ डॉट डॉट होना चाहिए, खाली क्षेत्र में। ये मैं की बात क्या, डॉट डॉट है, इसमें भरना है। नामक एक संरचना होती है जो उनका पीसने में सहायता करती है। जो पीसने में सहायता, मतलब उनको नहीं, भोजन को पीसने में सहायता करती है, ठीक है। भोजन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो लाल कृमि जो होते हैं तो उनमें जो भोजन को पीसते हैं, तो भोजन को पीसने में सहायता कौन सी चीजें करती है वो तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो काफी चीजें इसमें है। देखो जब हमारे बायोलॉजी क्लास चलेगी तो उसको भी डिटेल में क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, कि अमावस्या का क्या काम है, ग्रास नली का क्या काम, अभी कराएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मैं सिंपल सा आंसर बता के चल रहा हूँ, तो इसको पकवास से कहते हैं, गिजर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पकवास है, ठीक है, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन आता है, ये टाइपिंग गलती है, इसको वयोवृद्ध बोलते हैं, वयोवृद्ध। जो वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी है और समाज सुधारक थी, ये नारीवादी थी। कौन, सावित्रीबाई फूले के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखो सावित्रीबाई फूले के बारे में क्वेश्चन जनरली तौर पे बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। ये इसकी बात करें तो ये किस टॉपिक से है, तो देखो ये तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक है तुम्हारा सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म बोलते हैं सामाजिक सुधार, ठीक है ना। जो सामाजिक सुधार हमारे यहाँ हुए थे तो उन सामाजिक सुधारों में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कौन सा, सावित्री बाई फूले के बारे में सामाजिक सुधार पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो सुपर टेट में ये अलग से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। सुपर टेट में ये टॉपिक दिया हुआ है सामाजिक सुधार वाला, तो उसमें सावित्री बाई फूले के बारे में आप पढ़ोगे। तो सावित्री बाई फूले के बारे में बता दूं तुम्हें, तो सावित्री बाई फूले कौन थी। तो सबसे पहले बताऊँ, सावित्री बाई जो फूले जो थी वो ज्योतिबा फूले की वाइफ थी। ज्योतिबा फूले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। ये ज्योतिबा फूले थे, उनकी वाइफ थी, ठीक है ना।
और इनके लिए जाना क्यों जाता है, सावित्री बाई फुले को बोलते हैं, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। इनका हम प्रथम महिला शिक्षक के रूप में इनका नाम जानते हैं, ठीक है ना, सावित्रीबाई फुले का, ठीक है। ये प्रथम महिला शिक्षक थी। इनका जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, शायद ये किस राज्य से, यही पूछा है, तो ये कहाँ से थी, महाराष्ट्र से थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो सावित्री फुले बाई के बारे में बता दे रहा हूँ तुम्हें। देखो जो इनकी शादी हुई थी वो लगभग 9 साल की उम्र में हुई थी। और इनकी शादी किससे हुई थी, जोशुआ फुले से हुई थी। वो कितनी की, 13 साल की थी, ये 9 साल की हुई थी। तो इतनी कम एज में इनकी शादी हो गई थी। इनका जो जीवन में बताते हैं सुधार जो आया था जीवन में, एकदम क्रांति बोलते, वो आई थी, कब आई थी। देखो ये जो बिलोंग करती हैं ये एसटी कास्ट से थी, एससी कास्ट से थी, ये एससी की थी। तो देखो जिस समय इनका जन्म हुआ था तो उस समय माना जाता था कि एससी एसटी वाले हैं, इनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, विशेषकर लड़कियों का। जो लड़कियां हैं एससी एसटी की या लड़कियां, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। बात बताते हैं, सावित्री बाई जो थी एक दिन घर में बैठी हुई थी अपनी, तो कोई इंग्लिश की बुक थी, उसके पेज पलट रही थी, बार बार देख रही थी पलट के, ठीक है ना। तो इनके पिताजी ने बताते हैं ये इंग्लिश की बुक इसके फेंक दी। बोले ये तो तुम पाप कर रही हो, एससी वालों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये तो उच्च कास्ट वालों को पढ़ने का अधिकार है। ये बात इनके पिताजी ने इनको बोली थी, सावित्रीबाई फुले को। उसी दिन से इन्होंने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है, आगे जाके बच्चों को पढ़ाई करानी है, ठीक है, महिलाओं को पढ़ाई करानी है और एससी एसटी को भी पढ़ाई करानी है, ठीक है। उसी बात को लेके ये आगे अपने जीवन में चली गई और इन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल खोला। और महाराष्ट्र में जो स्कूल खोला तो हमारा क्या, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था या महिला स्कूल था। तो महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया, तो वो भी महाराष्ट्र में खोला गया था। किसने खोला, सावित्रीबाई फुले ने खोला, ठीक है। तो ये 3 चीजें इनके बारे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये कहाँ से रहने वाली, तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है ना, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट हम पढ़ें तो देखो एक ही है, भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया, ठीक है ना। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। तो देखो इसके बारे में बताएं, क्या सब समझ गए होंगे। इसका जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है ना। अब बात आती है करतारपुर कॉरिडोर है क्या, बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। तो देखो करंट में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पर नजर बनानी रखती है, वही क्वेश्चन करंट के बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उस समय देखो करतारपुर कॉरिडोर का क्वेश्चन आ गई, काफी चर्चा में रहा था, इतना चर्चा में था मुझे लग रहा है हर किसी को पता होगा, ठीक है ना। तो करंट के भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो हर किसी की चर्चा में हो, हर किसी की नजर में हो, ठीक है। तो वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो वनडे एग्जाम में कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, करंट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो खूब चर्चा में हो, ठीक है। बस तुम्हारी नजर उस पर होनी चाहिए, ठीक है। मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात बता दूं तो देखो ये है क्या, देखो ये करतारपुर क्या है, एक गुरुद्वारा है, ठीक है ना। जो करतारपुर एक गुरुद्वारा है, ये तुम्हारा कहाँ पर, पाकिस्तान में है, सबको पता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, जो हमारे गुरु नानक थे, सिखों के गुरु, तो गुरु नानक ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है वो यहीं बिठाए थे, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, करतारपुर गुरुद्वारा पे, ठीक है ना। और वहीं जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहीं करतारपुर गुरुद्वारा बना दिया गया, ठीक है। ये हमारा द्वारा पाकिस्तान में बनाया गया था, क्लियर। तो जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान जब अलग हुआ यहाँ से, तो देखो ये करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में पहुंच गया था, ठीक है। फिर तब से यहाँ से क्या हुआ था कि जो इंडिया के लोग थे उनको जाना बंद हो गया, वो करतारपुर कॉरिडोर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो जब इंडिया के लोग करतारपुर घूमने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले देखते कैसे थे, तो देखो इंडिया में भी एक गुरुद्वारा है, ठीक है ना। एक मिनट बता अभी। तो इंडिया में एक है, इंडिया में पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, ऐसा वाले यहाँ गुरदासपुर है। तो गुरदासपुर में एक डेरा बाबा का गुरुद्वारा था, डेरा बाबा के नाम से गुरुद्वारा फेमस है, ठीक है ना। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर एक है करतारपुर गुरुद्वारा, गुरुद्वारा समझो, ठीक है? यहाँ गुरु नानक देव अपने जीवन के लास्ट समय में रहे थे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इंडिया में, ये किस्म पाकिस्तान है, बीच में ये मान लो रेखा खिंच गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इधर तुम्हारा पाकिस्तान हो गया, इधर क्या होगा तुम्हारा इंडिया, ठीक है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो इनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, तो लोग यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता था कि पहले लोग, जो डेरा बाबा का गुरुद्वारा था यहीं पर एक स्पॉट बना दिया था इन्होंने, वहीं दूरबीन लगा दी थी। तो सब लोग दूरबीन से करतारपुर की तरफ देखते थे, मतलब करतारपुर के दर्शन जो करते दूरबीन से करते थे इंडिया के लोग, ठीक है ना। ऐसे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में पंजाबी रहते हैं, वो यहाँ दूरबीन से करते थे डेरा बाबा के दर्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ करते रहते, ठीक है ना। तो
अब दूरबीन से ये लोग ना करें, इन लोगों का आना जाना बना रहे, इसके लिए एक रास्ता बनाया गया है जो डेरा बाबा और करतारपुर के बीच में, तो इसी को हम करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, इंडिया के लोग करतारपुर चले जाएंगे देखने, और यहाँ के लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रास्ता बना था, इस रास्ते का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बताते हैं तुम्हें, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया। अभी अब देखो एक क्वेश्चन ये है, आप समझ रहे होगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सामान्य नाम क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम बर्फ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बर्फ। जो बर्फ होता है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। तो जो हमारा शुष्क बर्फ होता है इसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब नहीं पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ये जनरल क्वेश्चन है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखो हम बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएंगे जो खूब ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनकी अगर रिवीजन हमारे लिए बना रहेगा तो वही तो पेपर में आने, कोई अलग से तो आना नहीं है, इतना बड़ा पेपर तो है नहीं कि अलग से आएंगे। तो ये क्वेश्चन ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड किससे कहते हैं, शुष्क बर्फ को कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल बात है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो आता है कि कौन सी संस्था जो है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करती है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन था, और ये तुम्हारा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब देखो इकोनॉमी हर एग्जाम में आती है, तो अब इकोनॉमी को अलग से कहाँ से पढ़ोगे तुम। भाई इकोनॉमी के अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही समझने लग गए तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट इतने इतने बड़े हैं कि उसी में तुम 6 महीने निकाल दोगे पढ़ने में, समझने में, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ लें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लगभग लोग उन्हीं क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बता दूं मैं तुम्हें। तो देखो ऐसा होता है, एक आरबीआई बैंक है जिसे हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, और जो हमारी होती है कॉमर्शियल बैंक होती हैं, व्यापारिक बैंक है, जैसे कि पीएनबी है, ठीक है ना, केनरा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये सब बैंक कौन सी होती हैं, एक कॉमर्शियल बैंक होती हैं, एक होती है आरबीआई बैंक। तो देखो सब लोग जैसे हम लोग हैं, हमें यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, बैंकों से पैसे लेने जाते हैं, और यदि हमें पैसा ज़्यादा हो जाता है तो बैंकों में जमा करने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कॉमर्शियल बैंक है, यदि इन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बैंक किससे लेती हैं, आरबीआई बैंक से उधार लेती हैं। आरबीआई बैंक से क्या लेती हैं, उधार लेती हैं। तो ये आरबीआई बैंक से उधार लेंगी बैंक है, तो भाई कुछ ना कुछ तो दर लगेगी, नहीं लगेगी, आरबीआई बैंक फ्री मत देगी, नहीं कुछ ब्याज की दर लगाएगी, तो जो ब्याज की दर लगाएगी उसको बोलते हैं रेपो रेट। बात समझ आई? तो जिस दर पर आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक को कर्ज देती है उसे रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लो इन बैंकों के पास पैसा ज़्यादा जमा हो गया, अब ये जमा करने जा रही है किसमें, आरबीआई में। भाई ऐसा है हमारा सिस्टम है, भाई हम पे पैसा कम होता है तो हम बैंक से लेने जाते हैं, ज़्यादा होता है जमा करने जाते हैं। ऐसे ये बैंक है, अब इनका पैसा ज़्यादा हो गया तो जमा करने कहाँ जाएंगी, आरबीआई बैंक में जाएंगी। तो अब आरबीआई बैंक में जमा करेंगे तो आरबीआई बैंक इनको ब्याज भी देगी भाई। भाई हम बैंकों में जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता ही नहीं मिलता है, ऐसी आरबीआई बैंक जो बैंक है आरबीआई बैंक में जमा करेंगे तो इनको भी ब्याज मिलेगा, और ब्याज की दर होगी वो दर तुम्हारी रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। रिवर्स रेपो, देखो रेपो का मतलब क्या, रेपो थी और रिवर्स मतलब उल्टी जा रही है तो रिवर्स होगी, ठीक है ना, रिवर्स रेपो, ठीक है। और रेपो और रिवर्स रेपो का निर्धारण करती है वो आरबीआई करती है, क्लियर। कि रेपो रेट 6% होगी, रिवर्स रेपो 5% होगी, ये कितनी परसेंट होंगी उन सबका निर्धारण आरबीआई करती है, ठीक है ना। और यदि मैं और तुम्हें इकोनॉमिक्स में बताऊं तुम्हें, तो इन सबका जो यूज होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, तरलता को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब तरलता क्या है, तो ये इकोनॉमी का तुम्हें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, सब समझोगे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करेगी, तुम्हारी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। अब देखो एक है विजयनगर की राजधानी, प्राचीन शहर हम्पी के खंडर के प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान इंडियन राज्य में स्थित है। देखो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है ये, वो समझो पहले तो, इस क्वेश्चन में ये पूछ के आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि तो दक्षिण भारत में हमारा एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगर, ठीक है ना, जिसकी स्थापना जो हरिहर बुक्का ने की थी। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये तुम्हारा जो है मीडियम हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीडियम हिस्ट्री में ये क्वेश्चन था, तो यहाँ हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। और ये फिलहाल में किसमें, कर्नाटक में है, किसमें, कर्नाटक में। तो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी कहाँ थी, विजयनगर ही थी, ठीक है ना। तो ये बहुत समय तक राज्य रहा यहाँ पे,
उसके बाद क्या हुआ कि एक समय इस विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किए गए बाहर से दूसरे राजाओं ने, और आक्रमण करने के बाद यहाँ के राजा पराजित हो गए। पराजित होने के बाद क्या हुआ कि जो विजयनगर की राजधानी विजयनगर थी उसको जला दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है ना। जब जला दिया गया तो उसके खंडर बचाएंगे, ठीक है ना। तो जो खंडर बचे हुए हैं इस समय किसके, विजयनगर के, वो खंडर इस समय कहाँ है, वो कर्नाटक में है। किसमें, कर्नाटक राज्य में एक शहर है जिसका नाम क्या है, हम्पी। तो हम्पी शहर के पास में पाए जाते हैं, ठीक है, विजयनगर राजधानी, विजयनगर के खंडर कहाँ पर, कर्नाटक के, ठीक, क्लियर। तो ऐसी एक क्वेश्चन ये कर लेना है आपको, क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, ये कह रहे हैं जो मकबूल फिदा हुसैन है, इन्होंने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, बताओ भाई। तो देखो इसके बारे में तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो देखो मैं तुम बता दूं, जो मकबूल फिदा हुसैन जो हैं, मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है ना। तो मकबूल फिदा हुसैन तुम्हारे क्या है, एक भारतीय चित्रकार है, ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन कौन है, एक भारतीय चित्रकार हैं। ये चित्रकार है, ये पेंटिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। ये भारत में जाने तो भारत के पिकासो के नाम से फेमस है। देखो दुनिया में सबसे बड़ा चित्रकार कौन है विश्व का, पिकासो सुना हुआ सब लोगों ने। तो ये जो हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन, इनको एम एफ हुसैन बोलते हैं बस शॉर्ट में, एम एफ हुसैन, बड़ा नाम चर्चा में रहता है, एम एफ हुसैन है। तो ये भारत के पिकासो के रूप में फेमस है। तो क्वेश्चन आता है भारत के पिकासो कौन है, एम एफ हुसैन है, ठीक है ना। ये अपनी चित्रकार के लिए बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है ना। जो महाभारत का चित्रण वो भी इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारे चित्रण किए थे, बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, और बताते हैं बहुत ही अच्छे चित्रकार थे। तो इसके लिए इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कहते नहीं, कोई व्यक्ति ज्यादा फेमस हो जाता है, ज्यादा फेमस होने के बाद उसकी बुद्धि बेकार हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा ही इनके साथ में हुआ। इन्होंने को जो इनकी ये कंट्रोवर्सी में रहे आगे जाके, कंट्रोवर्सी में क्यों रहे हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म की जितनी भी देवी देवता हैं, तो उनके इन्होंने अश्लील चित्रण करना स्टार्ट कर दिया, उनके अश्लील चित्र बनाने स्टार्ट कर दिए। जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाने स्टार्ट कर दिए तो इन पर केस होने लग गए, ठीक है ना। और इन्होंने एक बार भारत माता का चित्र बनाया था, भारत माता चित्र, भारत का नक्शा बनाया था, और भारत के नक्शे पर एक नगन लड़की का चित्र बना दिया था इन्होंने, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब ये क्या अश्लील चित्रकला बनाने लग गए बाद में, ठीक है ना। इसकी वजह से इनके लिए क्या हुआ, भारत की नागरिकता की भी समाप्ति कर दी गई, इनसे भारत की नागरिकता की छीन ली गई, ठीक है ना, क्लियर। मतलब पहले इतने फेमस हुए, पद्म श्री, पद्म भूषण मिला, बाद में इन्होंने ऐसे काम किए कि इनसे भारत की नागरिकता छीन ली गई, मकबूल खुदा हुसैन से, ठीक है। तो बाद में एक देश है कतर, तो कतर ने इनके लिए नागरिकता दे दी। तो अब फिर कतर के नागरिक हो गए थे, लेकिन फिर भी चित्रण करते रहे, ठीक है ना। और एंड में अभी 2011 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड के हॉस्पिटल में हुई थी, हार्ट अटैक से हुई थी, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, मृत्यु हुई, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी चित्रकला जितनी भी बनाई है, उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग घोड़ों का किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस पशु का यूज किया है ना, घोड़ों का, ठीक है, घोड़ों का प्रयोग ज्यादा किया है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक है देखो, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शांति कूटनीतिक के लिए ख्याति प्राप्त सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया। ये कहाँ के राजा थे, ठीक है। तो बता दूं, देखो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो देखो ये मकबूल फिदा हुसैन का मृत्यु 2011 में हुई है, और 2019 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसलिए पूछा जा रहा है कि जो फेमस व्यक्ति हैं, भारत के पिकासो नाम से कहलाते और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी रहे, इन पर बहुत सारे केस चले हैं, ठीक है ना। भारत की नागरिकता भी छीन ली गई, फिर कतर ने इनको नागरिकता दे दी। मतलब भारत ने पहले तो पद्म श्री, पद्म भूषण दिया, फिर नागरिकता छीन ली। कितना बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा नाम था उस समय, सब लोगों को पता था, ये रटा हुआ था, ठीक है। तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम कभी सुने ही नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारा आईएएस का एग्जाम नहीं है, बस जो खूब चर्चा में रहे उन्हीं क्वेश्चनों को तुम ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो एक व्यक्ति थे, जो मैं बता दूं तुम्हें, ये ओमान के सुल्तान है, ये ओमान के सुल्तान थे कबूस बिन सईद, कबूस बिन सईद। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक किसी देश पर शासन करने वाले व्यक्ति थे। इनसे ज्यादा शासन किसी भी व्यक्ति ने किसी भी देश पे नहीं किया है, ठीक है।
तो कबूस बिन सईद ने सबसे ज्यादा शासन किया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, अब भी रिपीट हो सकता है तुम्हारा। बोलो भाई, 2020 में इनकी मृत्यु हुई, तो भाई इसका ये अब भी रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता है क्वेश्चन? ये सबसे ज्यादा लंबे समय शासन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। तो इसे भी तुम्हें करना है, ठीक है। अगला देखो, उस भौतिकी विज्ञान का नाम बता जिसने न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो बच्चे बच्चे बता देंगे, ठीक है। एक फॉलो सबने पढ़ा हुआ ईंट पर नाच वाला, ठीक है ना। तो मैं नहीं बता रहा किसने की, ठीक है ना, अपने आप जानती होगी इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं थोड़े से। 11 क्वेश्चन देखो, ये है एक, सलमान रुश्दी ने कुछ किताबें लिखी हैं, ये भैया सलमान रुश्दी द्वारा ये लिखी हुई किताबें हैं, तो बताना है इनमें से कौन सी किताब सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं कि सलमान रुश्दी ने कौन सी किताब लिखी है, उनमें से सबसे ज्यादा नाम जो क्वेश्चन आता है वो मिड नाइट चिल्ड्रन का बहुत ज्यादा आता है। ये तो हमारी रटी हुई होनी चाहिए कि मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है, सलमान रुश्दी की किताब है, ठीक है। सलमान रुश्दी की बता दूं तो सलमान रुश्दी एक इंग्लिश के राइटर हैं, इंग्लिश में किताबें लिखते हैं, और ये भारत के मूल के हैं, मतलब भारत के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है, अब ये ब्रिटेन में रहते हैं, और ब्रिटेन की इनके बाद नागरिकता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ के, भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक है सलमान रुश्दी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी किताब बीच बीच में लिखते रहते हैं, तो तुम्हारे पास क्या है, तो करंट अफेयर तैयारी कैसे करें, तो यही चीज है। अब तुम्हें क्या करना है, सलमान रुश्दी की जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को लिख लेना है, 5-6 किताबें फेमस फेमस हैं, उन किताबों को लिख लेना है और उनको एक दो बार पढ़ लेना है। तो ये किताबें पूछी जाती हैं सलमान रुश्दी, कोई ना कोई किताब जरूर पूछी जाती है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो मिडनाइट चिल्ड्रन भी इसने लिखी है, सेम भी इन्होंने लिखी थी, और द स्टैंडिंग वर्सेस भी इसने लिखी थी, लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। एन एरिया और डार्कनेस इन्होंने नहीं लिखी है, और सब इन्होंने लिखी है, ठीक है। अब ये किसने लिखी है, तो इतना काम तुम्हें करना है, अभी सर्च करना है गूगल वगैरह पे और बताना मुझे, ठीक है, किसने की है एन एरिया डार्क। देखो कौन बताएगा सबसे पहले इसमें। आगे देखो, देखो एक पर्यटक स्थल है अर्कू घाटी, तो क्या ना पर्यटन स्थल जो अर्कू घाटी है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो घाटी का नाम पूछा है ना, अर्कू घाटी। अब देखो ये अर्कू घाटी, अभी किसका क्वेश्चन बताओ, ये अर्कू घाटी, अभी देखो ये ज्योग्राफी पूछ लिया इन्होंने भारत के बारे में, अब इसके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, ये कहना किस शहर के पास में है। तो बता दो अर्कू घाटी क्या है, ये फेमस इसलिए हुआ है, इसलिए इसका क्वेश्चन आया, अर्कू घाटी का क्वेश्चन क्यों आया है, ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन था, करंट में चर्चा में था। ये इसलिए आया है कि दक्षिण भारत का सबसे कम प्रदूषित ये हिल स्टेशन है, अर्कू घाटी का एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन जानते हो ना, जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी के ऊपर जो लोग घूमने जाते हैं, और पहाड़ियों के ऊपर जो तुम्हारा पर्यटन स्थल बना हुआ होता है, तो उसको हिल स्टेशन बोलते हैं। जैसे मसूरी है एक हिल स्टेशन है, देहरादून है एक हिल स्टेशन है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे तुम्हारे यहाँ हिल स्टेशन, ठीक है। तो ऐसे ही एक जो है अक्कुरी घाटी हिल स्टेशन है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सबसे कम प्रदूषित हिल स्टेशन है, इसका सबसे कम प्रदूषण हुआ है, सबसे कम प्रदूषण अरकू घाटी, याद रखोगे कि सबसे कम प्रदूषित प्रदूषित जो हिल स्टेशन वो कौन सा, अरकू घाटी है, ठीक है, क्लियर। और ये तुम्हारा विशाखापट्टनम के पास में है, अगर तुम्हें हिल स्टेशन अरकू घाटी जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाओगे, विशाखापट्टनम जाओगे, ठीक है ना, विशाखापट्टनम के पास में। इसमें क्या है कि विशाखापट्टनम से अरकू घाटी जाते हैं, तो करेक्ट तो डाटा मुझे याद नहीं रहा, लगभग लगभग ऐसा 83-84 सुरंगों को पार करके जाते हैं। इसके इसके 83-84 सुरंग हैं छोटी छोटी, उनके अंदर होकर हम अरकू घाटी पहुंचते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्साइटेड स्थान है ये, ठीक, अरकू घाटी, ये समझ। देखो एक है, किस खेल के लिए तुम्हारा द्रोणावली हारिक को पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो अब पद्मश्री पुरस्कार देखो ये तुम बताऊंगा ही नहीं किसको मिला, ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2020 के बाद तो अब क्या पढ़ोगे करके, तुम्हें करने का है कि 2022 में या 2021 के जितने भी पद्मश्री मिले हैं, तो इन सबको तुम्हें याद कर लेना, पद्मश्री पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम सब, ये नहीं पूछा जाएगी, तो खत्म हुआ, ठीक है, क्लियर। तो पद्मश्री तुम आज ही जितने 2020-21 को सभी याद करना, ठीक है। तो करंट अफेयर ऐसी तैयारी होगी। अब अगर तुम मेरे जैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ वैसे ही करते रहोगे ना, अपने घर पर भी जाकर मेहनत करते रहोगे, तो करंट अपना तैयार हो जाएगी। क्या करना है तुम्हें, सलमान रुश्दी किताबें लिखनी थोड़ी सी, कौन कौन सी लिखी है इनके बारे में जानना है तुम्हें, और एक पद्मश्री पद्म विभूषण ये किस किस को मिला है, भारतीय रत्न किस किस को मिला है, ये सब इस साल की जान लेनी है तुम्हें, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर ऐसे ही बन जाएंगे पेपर में, और यही आएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं थोड़े से। अब देखो ये है जनरल भूपेश बघेल कहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की कहाँ के होंगे, ठीक है ना। 2020 तक कहाँ के मुख्यमंत्री, भाई 21 में चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्यमंत्री वगैरह में पढ़ो, मुख्यमंत्री क्या है तुम्हें अगर पढ़नी है तो क्या करना है। देखो वर्तमान में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, भाई जो मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं ना, ऐसा नहीं किसी के मुख्यमंत्री उठा के पूछ लेगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बता दो भाई क्या है, झारखंड के बता दो क्या है, ऐसे पूछ लें, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुमसे। मुख्यमंत्री जब पेपर आता नहीं है तो पेपर आने से पहले 6 महीने के अंदर अंदर में जहाँ चुनाव हुए हैं तो उनके मुख्यमंत्री तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे तुम अब आगे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या 10+2 कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो या तुम मान लो सुपर टेट ही कर रहे हो, तो तुम्हें कहाँ के मुख्यमंत्री याद होने चाहिए। तो देखो अभी चुनाव तुम्हारे यूपी में हो रहे हैं, 10 मार्च के बाद यूपी में जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका नाम पता होना चाहिए। उत्तराखंड का हो रहा है, उत्तराखंड के पता होने चाहिए तुम्हें। और तुम्हारे गोवा में हो रहा है, गोवा के पता होने चाहिए तुम्हें। गोवा के अलावा तुम्हारे पंजाब में हो रहा है, पंजाब के पता होने चाहिए, ठीक है। तो इन राज्यों में एक पूर्वोत्तर राज्य में भी हो रहा है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा हो रहा है। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तुम याद कर लोगे, बस इनमें से पूछा जाएगा, बाकी कोई नहीं पूछा जाएगा। अब इसको जबरदस्ती में बता दूं तो इस रट्टा मारो कि सर ने ये बताया था, कोई जरूरत नहीं याद करनी, पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ये की है लगभग 600 वर्षों तक सांची का स्तूप सबने सुना होगा। सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनवाया है। अशोक की रानी, अशोक की जो वाइफ थी उसने कहा था, तो उसकी याद में एक सांची का स्तूप उसमें बनाया गया था, ठीक है। इसकी कहानी है ये हम जो टॉपिक तुम्हारा जो आया है ये कला एवं संस्कृति का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का है, कला एवं संस्कृति, ठीक है ना। तो कला एवं संस्कृति का टॉपिक है, इसमें पढ़ाया भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने, ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का स्तूप बनाया गया था, बाद में ये क्या हुआ था ध्वंस हो गया था, टूटा फूटा है अभी भी, ठीक है, गायब हो गया। फिर बाद में इसकी खोज की गई। तो देखो इसकी खोज पूछना है कब की गई पहली बार, तो इसकी खोज ये हुई तो 1818 में हुई है, ठीक है। ये बता दीजिए। अब देखो ये खोज की किसने थी, तो एक व्यक्ति है उनका नाम था टेलर। तो ये खुद टेलर ने की थी 1818 में, ठीक है, सांची के स्तूप की। बाकी अगर तुम्हें और इसके बारे में जानना है तो एक गूगल कर लेना, आराम से जान जाओगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और नहीं जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में पूरा पढ़वाएंगे, ठीक है। 4 शतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी हैं, 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाए। देखो टेस्ट श्रृंखला का ये क्वेश्चन क्यों बना है, अब देखो मैं ये क्वेश्चन का आंसर तो विराट कोहली ये बता नहीं रहा मैं तुम्हें, ये याद नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। क्यों याद नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन तुम्हारा करंट अफेयर का, जैसे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का, तो इन क्वेश्चनों को देख के तुम्हें एक माइंड सेटअप करना है कि करंट अफेयर पूछी कैसी जाती है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि करंट अफेयर पूछी कैसी जाती है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आती है, तो तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद ही तैयार कर लोगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर कैसे पूछी जाती है, कहाँ से पूछी जाती है, वो समझना है। देखो उस समय जिस समय एग्जाम आया था, तो एग्जाम से पहले तुम्हारा क्या था, टेस्ट चल रहे थे, उन टेस्टों में विराट कोहली लगातार शतक मारते जा रहे थे 4 श्रीलंका में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आ गया था, अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन अभी कोई अगर कोई क्रिकेटर नया काम करता है तो उसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, न्यूज पेपर तुम पढ़ती होगी, न्यूज पेपर में पीछे न्यूज आती है गेम की, वो पढ़ लिया करो, उससे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो ये भी है, उस मीडिया कंपनी का नाम बताओ जिसने 21 सेंचुरी में प्रसिद्ध रेडियो खरीदा था, स्टूडियो खरीदा है, ठीक है ना। 21 सेंचुरी का, अब तो 21 सेंचुरी खरीद, इसको भी कुछ याद करने की तुमको जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, ये करंट क्वेश्चन है, उस समय का था अब नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी यदि किसी चीज को बेचती है या खरीदती है, जो फेमस चीजें होती हैं, तो उनको भी तुम्हें करंट अफेयर में ऐड करते रहना है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर में यहाँ से भी तैयार करनी है, ठीक है, क्लियर। देखो ये क्वेश्चन है 18, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जॉन्स के राजदूत के रूप में इंडिया आए थे, तो उस समय इंडिया में किसका शासन था, या उस समय इंडिया में कौन मुगल सम्राट था, या किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, ठीक है। तो ये तो बता दूंगा मैं तुम्हें। देखो पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना इंडिया में हो गई थी, डच की हो गई थी, ठीक है ना। इसके बाद कौन, अंग्रेज आए थे तीसरे नंबर पर। तो जब अंग्रेज इंडिया में आ रहे थे तो अंग्रेजों ने आने से पहले अपने राजदूत मुगल बादशाह के दरबार में भेजे थे कि जिससे कि हमें इंडिया में रहने की अनुमति मिल जाए, इंडिया में कंपनी खोलने की अनुमति मिल जाए। तो इस क्रम में इंग्लैंड से 2 राजदूत आए थे, एक थॉमस रो आए थे, एक हॉकिंस आए थे। तो पहले राजदूत थे उनका नाम हॉकिंस था। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है कि इंग्लैंड से जो जेम्स प्रथम के आधिकारिक रूप में कितने राजदूत आए थे, 2। उनमें से पहले व्यक्ति कौन से, तो उनमें से तो पहले व्यक्ति जो थे वो हॉकिंस थे, और दूसरे कौन से, थॉमस रो, नंबर 2 थॉमस रो आए थे, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हें याद करनी है, ठीक है।
अब बात ये थी, तो हॉकिंस और थॉमस रो दोनों ही जब आए थे तो उस समय इंडिया में जहांगीर का शासन था। थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था और हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, क्लियर। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कि थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला और हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिला। तो देखो, पहले हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, तो ये जहांगीर उस समय अपने दरबार से बाहर था, पार्क में। इसका जो दरबार था, घर था, किला था, उसका पार्क था, उस पार्क में मिला था कौन, हॉकिंस जहांगीर से। और थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिले थे, तो थॉमस रो जब जहांगीर से मिलने आए थे तो उस समय जहांगीर जो थे अजमेर में थे। तो अजमेर में एक किला है, तो उस अजमेर के किले में मुलाकात हुई थी थॉमस रो की, किससे, जहांगीर से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पढ़ना। ठीक है, बाकी देखो जीएसटी का क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो जीएसटी कब की आई हुई है, कब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस समय जब जीएसटी आई थी उस समय तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने लॉटरी का पुरस्कार वाला क्वेश्चन पूछा, ये तो बहुत अच्छा ही कुछ खासा क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना है, जीएसटी के बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज ही तुम्हारा कितने काम हो गए, 3 काम हो गए। घर जाके सलमान रुश्दी की बुक पढ़ो, पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार पढ़ो, और एक जीएसटी के बारे में पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ लो या फिर तुम कहीं से पढ़ लो, गूगल से पढ़ लो, जीएसटी में क्या क्या है। ठीक है, जीएसटी कैसे कैसे हुई। अगर ऐसे तुम स्टार्ट करते रहोगे ना तो करंट अफेयर तुम्हारी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो बता दूँ, लॉटरी के लिए पुरस्कार जो है वो तुम्हारे इसके लिए 28% दर लगाएगी। ठीक है, 28%। जब हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो उनमें टैक्स कितनी लगेगी, उनमें जीएसटी कितनी लगेगी, 28% लगेगी। ठीक है, एक ही है। देखो ये क्या, कोलू कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थैक्कुमा भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो इन राज्यों में देखो, प्रत्येक राज्य में जिले तो होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जिले तो हैं ही हैं, ऐसे हर राज्य के जिले होंगे। ऐसे प्राचीन समय में भी जब राज्य होते थे तो उन राज्यों के भी जिले होते होंगे। पहले जिले नहीं होते होंगे तो उपराज्य होते होंगे, उपराज्य नहीं होते होंगे तो अल्पकालिक राज्य होते होंगे, छोटे छोटे कुछ तो होंगे। तो किस राज्य के जो अल्पकालिक राज्य थे या जिले थे, उन जिलों के नाम पूछें कि ये किस जिले के नाम थे। ठीक है, तो अगर तुम बताएं भाई, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हें भी लग रहा होगा कि हमने तो पढ़े नहीं है। भाई हमने भी नहीं पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े होंगे, एग्जाम देने गया होगा तो। ठीक है ना, फिर इसका आंसर कैसे दें। तो देखो ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं उठते हैं कि उठाए और पूछ लिए। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ ना कुछ चर्चा में रहे होंगे, करंट से संबंधित कुछ ना कुछ इनका रहा होगा, तभी क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है ना, ये वाला। तो देखो इसको इतना मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है इसमें। देखो ये बल्लभ बनाड़ लिखा हुआ है, बल्लू बनाड़। बस अगर इसी को मैं पकड़ लूंगा तो क्वेश्चन कर दूंगा। तो बताया, देखो ये इसी समय केरल है, और केरल में एक जो विधानसभा, सॉरी, लोकसभा क्षेत्र है, उसका नाम है वायनाड। वायनाड एक मुस्लिम इलाका है पूरा, और यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे एमपी का, वायनाड से। तो उसी वायनाड जिले का जो प्राचीन नाम था वो बल्लू बनाड था। ये कैसे किया हमने, देखो वायनाड हो गया, ये बल्लू बनाड हो गया, लगभग लगभग इसे लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मैंने एक लिंक बना लिया। मैंने पेपर में पढ़ा, ये बल्लू बनाड जैसे पढ़ा, मैं वायनाड ध्यान आ गया। ठीक है ना, एक तो ये तरीका। दूसरी बात क्या होती है, देखो जितने भी जो हमारे बड़े बड़े राजनेता होते हैं तो उनके बारे में पता भी होना चाहिए कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, जैसे इस समय देखो योगी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अगर तुम एग्जाम दोगे तो पूछ सकते हैं, और काफी बार पूछे गए तो क्वेश्चन। जैसे कि मान लो अब आगे जाके यदि योगी मुख्यमंत्री बने या अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो तुम्हारा उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होंगे तो वहां से ये क्वेश्चन 100% बनेगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किस राज्य से एमएलए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत समय बाद कोई मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना, 100% बनेगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी पेपर होंगे उनमें 100% बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो उन विधानसभा क्षेत्र के नाम तुम्हें याद करने पड़ेगा। यदि कोई उप मुख्यमंत्री बना तो उस उप मुख्यमंत्री का भी तुम्हें विधानसभा क्षेत्र याद करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का ही विधानसभा क्षेत्र में याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कौन लड़ा। ठीक है ना, तो ऐसे ही वायनाड, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, पहले ये अमेठी से लड़ते थे, अचानक वायनाड से जाकर लड़ते, इसलिए वायनाड चर्चा में आ गया, वहीं से क्वेश्चन बनाया। तो वायनाड क्या था, बल्लू बनाड है। ठीक है ना, ये तुम्हारा कहाँ है, केरल, तो केरल चुनाव लड़े थे, केरल के राज्य। ठीक है, ऐसे करना है तुम्हें। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इसमें से जो हड्डियां हैं, तो कौन सी हड्डी की, मानव की जो हड्डी है, हड्डी की, नहीं, कान की हड्डी का भाग नहीं है। तो कान की हड्डी में कौन कौन सा भाग नहीं होता है। ठीक है ना,
तो देखो 3-4 हड्डियां हैं ये, तो इसमें जो उर्वस्थि है, ये गलत लिखा है इन्होंने, उर्वस्थि होता है। तो ये जो हड्डी है ये कान की हड्डी नहीं है। बाकी इनको तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो ये क्या, फरवरी 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखो अब देखो ये पेपर तुम्हारा 2020 का ही आया हुआ है पर नहीं आया हुआ है, और 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया। तो बताओ तुमसे पूछेंगे क्या ये, अब नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, कि देखो हमारे हम जब भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारत में हमें क्या करना है, भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, तो उन देशों के जब पेपर देने जा रहे हो तो उसमें क्या करना है कि भारत के पड़ोसी देशों में यदि कोई चुनाव हुआ है, कोई मुख्यमंत्री बना है, मुख्यमंत्री तो नहीं याद कर सकते, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है, तो उन प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के तुम्हारे नाम याद होने चाहिए भारत के पड़ोसी देशों के। यदि कोई चुनाव फिलहाल में हुआ है, तो चुनाव नहीं हुआ है तो याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हुआ है, ठीक है ना, तो फिर भारत में अगर चुनाव हुआ है तो उस किस राज्य में चुनाव हुआ, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बना है, वहाँ का राज्यपाल कौन है, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके तो गोटो आया राजपक्षे हैं, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आया है, अब देखो एक क्वेश्चन ये आ गया कि जो विश्व खाद्य परिषद है WEF, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखो इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, अपना आपको देखना है तुम्हें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, खुद बताना है तो मुझे, ठीक बताना सब लोग। तुम्हें क्या करना है, अब देखो एक कि तुम्हारे लिए एक होमवर्क ये भी हो जाता है कि तुम्हें क्या करना है कि हमारे जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO है, यूनिसेफ वगैरह हैं, तो इन सबके मुख्यालय और इनकी स्थापना का जो वर्ष है, कब स्थापना हुई, तो इनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज ही क्या करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे और इस लिस्ट में जितने भी हमारे संगठन है, विश्व संगठन है, उनके नाम लिखोगे और उनके मुख्यालय के नाम और उनकी स्थापना वर्ष के नाम लिखोगे, ठीक है। ये काम तुम्हें करना है, ठीक। देखो इसमें एक मिशन मंगल मूवी आई थी, ये अक्षय कुमार की मूवी थी, तो कहना है इसमें से किस जो महिला थी, कौन सी महिला ने या किस हीरोइन ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है ना, मंगल ग्रह के ऊपर बनाई थी, ठीक है। अब देखो ये इसलिए फेमस है कि देखो इस समय जो मंगल ग्रह मूवी आई थी और उसी समय हमने मंगल ग्रह लॉन्च किया था, और उसी समय जो मंगल ग्रह था जो हमारा नहीं पहुंचा था, असफल हो गया था, उसी दौरान की बात है, ठीक है ना। तो अब बताइए कितना चर्चा में रहा था, दुनिया को पता था कि इंडिया ने, तुम तो अगर भारत के रहने वाले, दुनिया को पता था कि मंगल लॉन्च हुआ है, अब भारत में रह रहे हैं तो हम ये बताना चाहिए मूवी कौन सी आई थी उस समय, उसमें हीरोइन कौन थी, हीरो कौन थे, ठीक है ना। तो देखो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि तुम देखो पता तो तुम्हें था चीजें, तुम याद कितना रख पाते हो। एग्जामिनर कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि तुम पता नहीं हो, एग्जामिनर से तुम्हें मेमोरी चेक करता है कि तुम्हें सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन, लेकिन वो तुम्हें अब तक याद है या नहीं, क्या भूल गए, बस वो मेमोरी चेक करना चाहता है वो, ठीक है ना। बाकी इसमें जो थी वो विद्या बालन थी, कुछ समझ जाओगे। देखो ये कह रहे हैं उस लेखक का नाम बताओ जिसने एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये किताब लिखी है। तो देखो ये किताब भी इसी साल लिखी गई थी, इस 2019 में इन्होंने पुरस्कार जीता था, ठीक है, इसलिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किताब बहुत ही चर्चा में थी, शशि थरूर की चर्चा में थी, ठीक है ना, ठीक है। ये किताब बहुत चर्चा में, शशि थरूर की, बहुत अच्छी इंग्लिश है, सब जानते हुए इनके बारे में, ठीक है ना, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इन किताबों के थोड़े से नाम लिख लेने, याद कर लेने तुम्हें, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें पहला टेस्ट लगाया तो इस समय तो ज़्यादा नॉलेज नहीं हुई, लेकिन 10-15 टेस्ट लगाते लगाते मैं तुम्हें एक ऐसा माइंड सेट दे दूंगा तुम्हें कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर अपना पढ़ना स्टार्ट कर जाओगे, GS में कौन से क्वेश्चन पढ़ने कैसे नहीं पढ़ने, ये सब तुम्हें सेट हो जाएंगे। बस 10 से 12 क्वेश्चन सेट लगा लो बस, ठीक है। उसका अपने आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है।